हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रकाश के परावर्तन में ही अपवर्तन में सॉरी प्रकाश के अपवर्तन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपवर्तनांकों के बीच में संबंध, और जो दूसरा टॉपिक है वो है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, और इन दोनों टॉपिक को आज कवर करेंगे और इस पर जो है दो छोटे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपवर्तन में एक और क्लास बनेगी जो कि पूर्णांतरिक परावर्तन पे होगी, और ये अपवर्तन का चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा यहीं पर। तो लोग जो कुल जो है 3 क्लास इसकी बनने वाली है। तो एक क्लास इसकी हो चुकी है जिस क्लास में हम लोग बहुत बेसिक बातें पढ़े हैं, अपवर्तन क्या होता है, और मोस्टली जो क्लास थी वो क्लास मोस्टली अपवर्तनांक के इर्द गिर्द थी। अपवर्तनांक में हम लोग जो है पढ़ रहे थे ना, अपवर्तनांक के बेसिक को बहुत अच्छे से समझा हम लोगों ने, और अपवर्तनांक को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें अगला टॉपिक है अपवर्तनांकों के बीच में संबंध, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पार्श्विक विस्थापन, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके से अपवर्तित होती है तो उसके बीच में पार्श्विक विस्थापन कितना हो जाता है, वो जो है टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। शुरू करते हैं आज की क्लास और हेडिंग लगाएंगे अपवर्तनांकों के बीच संबंध। अपवर्तनांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अपवर्तनांकों के बीच में संबंध। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरण, अगर पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है ना, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई, ये वाला कोण हो गया आपतन कोण, ये वाला कोण हो गया अपवर्तन कोण। ठीक है, और ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन बिंदु, और ये हो गया तल, जो कि पहले माध्यम और दूसरे माध्यम को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो स्नेल का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। स्नेल का नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो हम लोगों ने पढ़ा था आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, और उसी नियतांक को हम लोगों ने क्या कहा था, अपवर्तनांक कहा था। उसी को हमने क्या कहा था, अपवर्तनांक कहा था। उसी वो नियतांक किसके बराबर होता है, संयोग से, संयोग है ये केवल, कि इन्होंने केवल जो है स्नेल ने क्या किया था, ये नियम दिया था, लेकिन ये जो नियतांक था संयोग बस किसके बराबर हो गया, अपवर्तनांक के बराबर हो गया। और अपवर्तनांक हम लोगों ने पढ़ा था कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। थोड़ा सा पीछे के टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। अपवर्तनांक 2 प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा था। एक पढ़ा था निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक पढ़ा था हम लोगों ने सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने पढ़ा था कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम ज्ञात करते हैं और वो किसके सापेक्ष ज्ञात किया जाए, हवा के सापेक्ष ज्ञात किया जाए, है ना। अगर हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं ना, अन्य माध्यम का अपवर्तनांक अगर हवा के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं तो वो कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और अगर अन्य माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब हवा के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो निरपेक्ष कहलाएगा, और अगर किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो वो कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है।
हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, बराबर होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था n = c/v, है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए n = c/v। v क्या है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल, c क्या है, हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल, और n है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि सापेक्ष अपवर्तनांक जो है किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, तो वो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये था स्नेल का नियम, और कुछ जो है छोटी छोटी बातें निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक से जुड़ी हुई थी। अब हम लोग जो है इसमें पढ़ना है हम लोगों को अपवर्तनांकों के बीच में संबंध। चलो देखते हैं। माना प्रकाश किरण, है ना, माना प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, माना प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण क्रमशः I व R, है ना। आपतन कोण माना एक प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि सघन और विरल, तो आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि प्रकाश अविलंब की ओर झुकी है, तो प्रकाश किरण अगर अविलंब की ओर झुकती है तो प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही होगी, विरल से सघन में जा रही होगी। विरल में जो है हवा तेज चलती है, प्रकाश तेज चलती है, और सघन माध्यम में प्रकाश जो है धीरे धीरे चलती है, टकराते हुए चलती है। हम लोगों ने जो है बात किया था प्रकाश घनत्व का पहले क्लास में, उस वीडियो को ध्यान से देख लो आप लोग, ठीक है ना, तभी जो है क्लास अच्छे समझ में आएगी। क्योंकि अपवर्तनांक को समझने के लिए प्रकाश घनत्व को समझना बहुत जरूरी है, और प्रकाश घनत्व सीधे रिलेटेड है अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक जो है सुनने के बाद बच्चों के दिमाग में बातें घूमने लगती हैं कि अपवर्तनांक क्या चीज होती है, लेकिन अपवर्तनांक मैंने बहुत ही अच्छे से पहले वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। कौन सा I व R है, तो हम लगाते हैं स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से क्या कहता है स्नेल का नियम? स्नेल का नियम कहता है कि साइन I बटे साइन R किसके बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा। लेकिन अपवर्तनांक किसके, कैसे अपवर्तनांक, है ना, दूसरे माध्यम पहले माध्यम के साथ ना, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, ये होगा 1n2, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष करते हैं वो यहां होता है, जिसका निकालते हैं वो यहां होता है, ठीक है। तो साइन I बाई साइन R, ठीक है, ठीक है। तो स्नेल के नियम से 1n2 ये है दूसरा माध्यम, ये है पहला माध्यम, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, साइन I बाई साइन R, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। इसका क्या मतलब हमने पढ़ाया था ना, इसका मतलब होता है अगर प्रकाश किरण पहले माध्यम दूसरे माध्यम में जा रही है तो हम इसको कहते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होगा, साइन I बाई साइन R। ये किसका नियम है, ये स्नेल का नियम है। अब जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं कि अगर प्रकाश किरण यहां से ऐसे जा रही है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, अगर प्रकाश किरण उलट जाए, दूसरे माध्यम से अगर पहले माध्यम में जाए प्रकाश किरण, तब क्या होगा, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाए, ठीक है। तो जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण का कार्य करेगा,
जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण का कार्य करेगा, लेकिन ये कोण यही होंगे, है ना। अगर आई आपतन कोण के लिए आर अपवर्तन कोण है, तो अगर प्रकाश गण उल्टा चलती है तो आर आपतन कोण के लिए आई अपवर्तन कोण वही होगा जो पहले था। ठीक है, तो अगर उल्टा हो जाए, है ना, यहां पे लिखेंगे यदि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से होकर पहले माध्यम में प्रवेश करे, ठीक है, यदि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा, फिर से लगाते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम लगाओगे फिर से पुनः स्नेल के नियम से। तो पुनः स्नेल के नियम से क्या होगा, अब हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, नहीं क्योंकि आपतन कोण अब ये आर हो गया, अपवर्तन कोण आई हो गया, तो लिखोगे साइन आर बाई साइन आई। तो साइन आर बाई साइन आई क्या होगा, अब ये अपवर्तनांक, अब प्रकाश किरण दूसरे से पहले में जा रही है ना, तो क्या होगा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, इसको लिखेंगे 2n1, है ना। स्नेल का नियम होता है जब पहले दूसरे में जाती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन जब ये उलट जाएगा ना, उलट जाने के बाद क्या होगा, ये भी उलट जाएगा। अब ये क्या होगा, स्नेल का नियम, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, क्योंकि आपतन कोण अपवर्तन कोण उलट गए हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। इसे उतार लो, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहां तक मिटा देते हैं। पेपर नजदीक है, बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से जो है पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है ना, और नोट्स इसका बनाते चलो। तो पहला और दूसरा समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 कर रहे हैं, मतलब समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 करोगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड से गुणा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से गुणा। तो साइन आई बाई साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई बराबर 1n2 गुणे 2n1 ना, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो देखो क्या होगा, कैंसिल 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 कैंसिल, कितना आ गया 1, मतलब 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 आ गया। ठीक, या इसे कह सकते हैं 1n2 बराबर पलट दो, है ना। इस फार्मूले का यूज कम होता है, सवाल वाला लगाने में इस फार्मूले का यूज कम होता है। जो यूज होता है देखो वो ये है, जो चीज वो यूज होती है वो ये है, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, तो 1n2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2n1, ये यूज होता है ना। ये हो गया संबंध, किसके, दो अपवर्तनांकों के बीच में संबंध, है ना। ये कह रहा है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, और ये कह रहा है पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो अगर तुम्हें दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पता है और अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो ये जो है फार्मूला यूज करोगे। ठीक, जैसे तुम्हें कांच का अपवर्तनांक पता है हवा के सापेक्ष, और पूछ रहा है कि हवा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, या तुम्हें पता है कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष और तुमसे पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तब ये फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि तुम्हें पता है y का अपवर्तनांक x के सापेक्ष, y का अपवर्तनांक x के सापेक्ष पता है, और तुमसे पूछा जा रहा है, ये पता है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि x का अपवर्तनांक y के सापेक्ष निकालो, तो क्या करोगे, बस इसको उलट देना, 1/xny,
यानी अगर हवा का अपवर्तनांक नहीं, अगर कांच का अपवर्तनांक दिया है जल के सापेक्ष, ठीक है, तो और पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो बस उसका 1 बटा कर देना, 1 में भाग कर देना, तो निकल के आ जाएगा, उसका जस्ट उल्टा निकल के आ जाएगा। ये फार्मूला यही करता है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्थात नहीं, यदि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, यदि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर WNG, जी मतलब ग्लास हो गया, W मतलब वाटर हो गया, चाहे वाटर की जगह, जल की जगह पे या लिक्विड दिखा देते हैं, तो ये क्या पढ़ोगे इसको, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, ठीक है, WNG है, और तुमसे पूछ रहा है जल का कांच के सापेक्ष, उल्टा पूछ रहा है, ठीक है, यानी क्या पूछ रहा है, उल्टा का मतलब जल का पूछ रहा है, यानी W किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, उल्टा पूछ रहा है, दिया है WNG, पूछ रहा है GNW, तो क्या करोगे, ये फार्मूला कहता है कि इसमें इसका जो 1 में भाग कर दो, इसका 1 में भाग कर दो, WNG, ये मतलब इसका, ठीक है, ये मतलब इसका, तो यहां तक जो है उतार लो, यहां तक उतार लो, बस 1 में भाग कर देना है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि तुम्हें जल का अपवर्तनांक पता है, जल का अपवर्तनांक पता है 4/3। जल का अपवर्तनांक का क्या मतलब है, अगर कुछ किसी के सापेक्ष नहीं कह रहा है तो अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होता है, हवा के सापेक्ष, और हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक कौन सा होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कौन सा अपवर्तनांक दिया है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब तक नहीं कहता ना किसी के सापेक्ष, तब तक हम क्या मान के चलते हैं कि वो अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, हवा के सापेक्ष, ठीक है। तो जल का अपवर्तनांक 4/3 मतलब ये क्या है, हवा के सापेक्ष, तो जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना है, 4/3। अब कह रहा है कि हवा का अपवर्तनांक, उलट दिया, हवा का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष पूछ रहा है, जल के सापेक्ष, तो जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 4/3 है, और हवा का सापेक्ष, हवा का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष पूछेगा तो क्या करना है, उलट देना है ना। मतलब ये क्या दिया है, ये दिया है ANG, है ना, सॉरी ANW, ये दिया है जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। अब इनसे पूछ रहा है हवा के सापेक्ष, हवा का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, यानी पूछ रहा है WNA, ANW दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है, और WNA पूछ रहा है, तो क्या बताया मैंने, इसको उलट दो, तो 1 क्या हो जाएगा, 1/ANW, WNA ज्ञात करना है तो 1/ANW हो जाएगा, और ANW का मान कितना है, 4/3, ये उलट के ऊपर चला जाएगा 3/4। तो अगर हवा का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना है, 4/3 है, तो हवा का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 3/4, उलट दोगे, ठीक है, उलट दोगे। जैसे कांच का अपवर्तनांक कहता है हवा के सापेक्ष कितना है, 3/2 है ना। अगर कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 3/2 है, और पूछता है कि हवा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष कितना हो, 2/3 हो, उलट दो उसको, जैसे ये उलट गया वैसे वो उलट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपवर्तनांकों के बीच संबंध। लेकिन ये जो अपवर्तनांकों के बीच संबंध है ना, ये केवल 2 के लिए भी निकाला हमने, एक प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में गई है, लेकिन अगर हम माध्यम 3 हो जाएंगे तब हम कैसे निकालेंगे। जैसे अब देखो, अगला देखो, इसी का भाग है, वो भी करने जा रहे हैं, 3 माध्यम होंगे तो ये उतार लेना यहाँ पर। एग्जाम्पल हो गया, उलट देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 3/2, 2/3, 4/3, 3/4। अपवर्तनांकों के बीच संबंध ज्ञात कर रहे हैं,
तो उसी का दूसरा भाग है कि अगर माध्यम 3 हो जाए, माध्यम 3 हो जाए, ये माध्यम ले लेते हैं चलो हवा, ये माध्यम ले लेते हैं जल, और ये माध्यम ले लेते हैं कांच, और फिर से ये माध्यम ले लेते हैं हवा। ठीक है, तो यहाँ कितने माध्यम है? 4 माध्यम नहीं है, 3 माध्यम है, हवा, जल, कांच। अब प्रकाश किरण पहली जो है हवा से आ रही है, हवा में से कोई प्रकाश किरण हवा से आ रही है और हवा में से आकर जल में प्रवेश कर रही है। तो प्रकाश किरण अगर हवा से जल में प्रवेश करेगी तो हवा क्या होता है? विरल माध्यम जल होता है, सघन माध्यम तो अविलंब की ओर झुक जाएगी प्रकाश किरण, तो अविलंब की ओर प्रकाश किरण झुक गई। ठीक है, ये अविलंब की ओर झुक गई। ये हो गया आपतन कोण I, ये हो गया अपवर्तन कोण R1, ये अपवर्तन कोण R1। अब ये प्रकाश किरण जल से कहां जा रही है? कांच में, तो फिर से यहां पर विलंब बनाएंगे, फिर से विलंब बनाएंगे, है ना। तो हवा से जल में गई, जल से कांच में, तो जल अगर जल और कांच है तो जल और कांच में तुलना करोगे तो जल क्या होगा? विरल माध्यम होगा, कांच सघन माध्यम होगा। तो ये प्रकाश किरण अविलंब से और झुक जाएगी, अविलंब से और झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, फिर कांच से कहां जा रही है? हवा में, तो यहाँ पे फिर से विलंब खींचेंगे। ठीक है, कांच से हवा में, तो हवा से जल में विलंब की ओर झुक गई, जल से कांच में विलंब की ओर झुक गई, कांच से हवा में, तो सघन से विरल जा रही है, तो क्या विलंब से दूर हटेगी? तो विलंब से दूर हटेगी तो प्रकाश का ऐसे जाएगी, अविलंब से क्या हुई? दूर हट गई। ठीक है, अविलंब से दूर हट गई। अब एक बात तुम लोग ध्यान रखना हमेशा हमेशा कि ये जो प्रकाश किरण आपतन प्रकाश किरण है और ये जो निर्गत प्रकाश किरण है, इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण, ये है निर्गत प्रकाश किरण। तो आपतित प्रकाश किरण और जो निर्गत प्रकाश किरण होती है दोनों समांतर होती हैं ऑलवेज, ये और ये दोनों समांतर होती है। मतलब कि अगर इसको पीछे इधर बढ़ाओगे और इसको पीछे बढ़ाओगे, दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी? समांतर होंगी। ये और ये हमेशा समांतर होती हैं। और एक बात कि जितना ये वाला कोण होता है आपतन कोण, वही ये वाला कोण होता है। यानी आपतित किरण निर्गत किरण क्या होती है? समांतर होती है, पहली बात। दूसरी बात कि आपतन कोण और निर्गत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रूफ कराई हुई बात है। आपतन कोण निर्गत कोण हमेशा बराबर होता है। निर्गत कोण को दिखाते हैं ई से। ठीक है, ये निर्गत इमर्जेंट एंगल, इंग्लिश में कहते हैं इसको इमर्जेंट। इमर्जेंट बनता है निकलना, निर्गत, तो इमर्जेंट एंगल है, ये है इंसिडेंट एंगल। तो आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों में समांतर होती हैं। ठीक है, दो बात ध्यान रखना हमेशा। अब ये जो देखो ध्यान से, तो ये अविलंब है, ये भी अविलंब, ये भी अविलंब है, दोनों समांतर हैं। तो ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा ना, एकांतर कोण से। समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाले कोण कौन से होंगे? एकांतर कोण बराबर। और ये वाला कोण दूसरा होगा, R2 मान लेते हैं चलो इसको, लेकिन ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। फिर से वही दोनों समांतर तिर्यक रेखा काटेगी, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? R2 होगा। ठीक, तो ये R2, ये R2, ये R1, ये R1, ये I और ये E, और I और E हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ में आई है ना? तो प्रकाश किरण कहाँ? ये हवा में है, हवा में है। और ये क्या है? प्रकाश किरण कहाँ प्रवेश की है? जल में, है ना। और ये क्या है? कांच है। ये और सघन माध्यम होगा, ये कांच है, बिल्कुल सघन माध्यम है। ठीक है, और ये फिर क्या है? हवा है। ठीक है ना। तो जिस प्रकार देखो माध्यम में हमेशा चित्र बना दिया है। हवा में अणुओं को क्या किया? दूर दूर दिखाया, जल में थोड़ा सा पास पास दिखा दिया, कांच में बिल्कुल पास पास दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखो, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर से वही सारी बातें लिख लेंगे। माना, ठीक है, माना एक प्रकाश किरण, माना एक प्रकाश किरण तीन माध्यम क्रमशः हवा, जल तथा
कांच से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। माना एक प्रकाश का तीन माध्यम हवा, जल और कांच से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरती है। स्नेल के नियम से लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार और ब्रैकेट में यहां डाल देना स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियमानुसार, चित्रानुसार स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियमानुसार क्या होगा, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष है ना, प्रकाश हवा से जल में जा रही है ना, तो क्या पढ़ेंगे इसको, स्नेल का नियम क्या कहता है, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। तो जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष क्या लिखेंगे इसको, ANW, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना होगा। तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, साइन I बटे साइन R1, अपवर्तन कोण कितना है R1, साइन R1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, डेफिनेटली पक्की बात है। इसके बाद प्रकाश का कहां से कहां जा रही है, जल से कांच में है ना, जल से कांच में जा रही है तो क्या लिखेंगे, अब जल से कांच में जा रही है तो क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तन। इसको ऐसे लिखो, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो कांच का अपवर्तनांक लिख रहे हैं तो Ng, जल के सापेक्ष मतलब WNG। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ये वाला कोण कितना है R1, ये वाला कोण कितना है R2। तो इसके लिए आपतन कोण कितना हो गया, जल से कांच में जा रही है तो जल के लिए आपतन कोण क्या होगा, जो R1 अपवर्तन कोण है वो किसका काम करेगा, इसके लिए आपतन कोण का, और ये अपवर्तन कोण क्या, तो क्या हुआ स्नेल का नियम, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात इसके बराबर होगा। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन R1, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन R2 का अनुपात, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब प्रकाश में कहां से कहां जा रही है, कांच से हवा में, कांच से हवा में। तो कांच से हवा में जा रही है तो क्या लिखोगे, हवा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो लिखेंगे हवा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। तो हवा का अपवर्तनांक तो A, कांच के सापेक्ष तो G या नहीं है ना, बराबर। समझ में आया, बिल्कुल लाइन से लिख रहे हैं, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, हवा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष कितना होगा। अब इसके लिए अगर ध्यान से देखो तो ये होगा आपतन कोण, ये होगा अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण कितना है R2 और अपवर्तन कोण कितना है, ये निर्गत कोण कितना है, चाहे अपवर्तन कोण कितना है E, साइन E, समीकरण नंबर 3। ठीक, परंतु हमने बताया अभी तुम लोगों को I बराबर क्या होता है, E होता है, I बराबर E होता है। आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और आप अपवर्तन और आपतित किरण और निर्गत किरण क्या होती है, समांतर। दो बात ध्यान रखनी तुम लोगों को, आपतित किरण निर्गत किरण समांतर होती हैं और आपतन कोण और निर्गत कोण क्या बराबर होते हैं। तो है ना, यहां तक लिख लो, उतारो यहां तक। उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लेना इसको, ठीक है, ध्यान से। चलो अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3 करने पर, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3 करने पर
तो इनका आपस में गुणा, इनका आपस में गुणा, तो क्या होगा ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन जी गुणे जी एन ए बराबर इसका आपस में गुणा साइन आई बटे साइन आर वन गुणे साइन आर वन बटे साइन आर टू गुणे साइन आर टू बटे साइन, और ई का मान किसके बराबर, आई के बराबर, तो अगेन इसको क्या लिख दें साइन आई, आई का मान ई के बराबर, तो ई की जगह पे क्या लिख दें आई, तो साइन आर टू बटे साइन आई। देखो ध्यान से, साइन आर वन से साइन आर वन मरा, साइन आई से साइन आई मरा, साइन आर टू से साइन आर टू मरा, तो कितना आ गया एक, अर्थात ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन जी गुणे जी एन ए बराबर कितना आ गया एक। ठीक है, तो दो माध्यम था, तो दो माध्यम के लिए हमने देखा कि 1n2 गुणे 2n1 बराबर एक, और अगर तीन माध्यम है तो ANW गुणे WNG गुणे GNA। देखो ध्यान से देखो ना, तो बिल्कुल एक सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, ANW WNG GNA, ए से कहाँ गई W में, W से कहाँ गई G में, G से कहाँ गई A में, A से कहाँ गई W में, W से कहाँ गई G में, G से कहाँ गई एक में, गुणा करने पर कितना मिलेगा एक मिलेगा, हमेशा एक मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहां तक इसका डेरिवेशन करना, यहां तक डेरिवेशन करना। अब इस फार्मूले को हम जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करने का मतलब यहाँ पे हवा जल कांच छोड़ो। ठीक है, ये माध्यम ए है, ये माध्यम बी है, ये माध्यम सी है, ये माध्यम डी है, तो फार्मूला भी तुम लोगों को याद नहीं करना है, फार्मूला तो ठीक देख लिया तुमने, लेकिन फार्मूला इतना लंबा याद नहीं करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लो, इसके बाद बताते हैं इस चीज को, नॉर्मलाइज करते हैं फार्मूले को। देखो ठीक है, अगर इन दोनों का पक्षांतर कर दो, इन दोनों का WNG को छोड़ दो, WNG को छोड़ दो बराबर में, अच्छा इन दोनों में ध्यान से मैं कहूँ, ठीक है रुको, WNG बराबर इन दोनों का पक्षांतर करो, इधर आएगा भाग, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो एक बटा के क्या मिलेगा ये ANW, और ये क्या मिलेगा गुणे GNA, इन दोनों का भाग हो गया WNG बराबर। ठीक है, नीचे ANW क्या है, ANW निरपेक्ष अपवर्तनांक है, GNA क्या है, ये निरपेक्ष नहीं है क्योंकि ये हवा का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं कांच के सापेक्ष, लेकिन अगर यहाँ पे हवा हो जाए, यहाँ पे कांच जाए, तब ये क्या बन जाएगा, निरपेक्ष बन जाएगा। ठीक है, WNG बराबर कितना, इसका पक्षांतर करोगे ANW, इसका पक्षांतर करोगे GNA। ANW क्या है, जल का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, इसको क्या कहेंगे हम, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और ये क्या है, ये निरपेक्ष नहीं है, ये हवा का कांच के सापेक्ष है, लेकिन अगर मैं इसको ए को यहां कर दूं, जी को यहां कर दूं, तो ये हो जाएगा कांच का जल, कांच का हवा के सापेक्ष, तब ये फिर से क्या हो जाएगा, ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन अगर मुझे ए को यहां करना हो, जी को यहां करना हो, तो क्या करेंगे, हैं बताओ क्या करेंगे। भी तुम लोग बताए हैं ना कि अगर ANG तुमको दिया हुआ है और GNA पूछ रहा है तो क्या करोगे, अगर ANG दिया हुआ है, GNA पूछ रहा है, तो 1 अपान क्या कर दोगे, ANG कर दोगे, जो पहला वाला फॉर्मूला इसके जस्ट पीछे डिराइव किए हैं कि ANG पता है और GNA निकालना है, तो क्या हो जाएगा एक बटा के ANG उलट जाता है ना, तो वही बात है ना। अब यहाँ पे तुम्हें क्या पता है, ठीक है, GNA पता है और हम कह रहे हैं कि इसको ANG में चेंज करना है, तो GNA पता है, अगर GNA पता है, ANG निकालना है, तो क्या होगा 1 अपान GNA। ठीक है, 1 अपान GNA, तो ये 1 अपान GNA किसके बराबर हो जाएगा, ANG के बराबर है ना। 1 अपान GNA किसके बराबर हो जाएगा, ANG के बराबर। तो यहां से लिख दोगे है ना कि चूंकि 1 अपान GNA बराबर ANG, ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 बना देना। तो चूंकि 1 अपान GNA बराबर ANG होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, तो 1 अपान GNA बराबर क्या रख दो ANG, तो WNG, इसलिए WNG तो 1 अपान GNA के बराबर लिख देंगे ANG बटे ये क्या है नीचे ANW। अब
ये दोनों कौन से अपवर्तनांक हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं। और ये कौन सा अपवर्तनांक है? देखो, ये कांच है, ये जल है, तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। ये कौन सा अपवर्तनांक है? सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो तुम दो बातें कह सकते हो, ये तो हो गया अपवर्तनांकों के बीच संबंध, तीन माध्यम हो तो पहला फॉर्मूला। इसी चीज को अगर ये कह सकते हो कि ये संबंध है किसके बीच में? निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के बीच में। ठीक है ना? इस फार्मूले को दो तरीके से तुम लोग अपने दिमाग में बैठा सकते हो। एक तो ये कह सकते हो कि तीन माध्यम में के लिए अपवर्तनांकों के बीच में संबंध है, और इसे कह सकते हो कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के बीच का संबंध है। ठीक है ना? बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये यहां तक तुम लोग इसको ड्राइव कर लोगे, यहां तक कर लो। अब इस फार्मूले को मैं जो है जनरलाइज करने जा रहा हूं, जो कि तुम्हें याद नहीं करने की जरूरत है। फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है फार्मूले को, बस ये मालूम होना चाहिए कि प्रकाश कण कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां गई, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। ठीक, यहां तक इसको कर लेना। अब इस पर एक सवाल कराते हैं, पहले बात को थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं और तब। देखो, हो गया, उतार लिए। देखो, अब कहता है कि प्रकाश कण ए से बी, बी में, बी से सी में, सी से डी में जा रही है, या है ना, या फिर से सी में, सी से कहां चली गई, फिर से ए में चली गई। तो क्या होगा? तो क्या होगा कि क्या लिखोगे? इसको लिखोगे, एक लाइन से लिखना है, ए एन बी गुणे बी एन सी गुणे सी एन ए बराबर कितना? एक। है कि नहीं? तीन माध्यम है, तो यार फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां था हवा से कांच, हवा से जल, जल से कांच, कांच से हवा, तो क्या लिखते थे यहाँ पे? ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन जी गुणे जी एन ए बराबर कितना? एक। वैसे ही ए एन बी गुणे बी एन सी गुणे सी एन ए बराबर एक। अब मान लो कि यहाँ पे चार माध्यम हो गए और यहाँ पे एक और माध्यम हो गया, पांचवा फिर से वही हवा हो गया। ठीक है, मतलब ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, डी से फिर से ए में चली गई। तो फिर क्या लिखोगे फार्मूला? तो लिखोगे ए एन बी गुणे बी एन सी गुणे सी एन डी और गुणे डी एन ए बराबर कितना? डी एन ए गुणे बराबर कितना? फिर से एक, हमेशा बराबर एक होगा। तो चार माध्यम होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पांच माध्यम होगा, ई से फिर से ए, तो क्या हो जाएगा? बस ए एन बी, बी एन सी, सी एन डी, डी एन ई गुणे ई एन ए बराबर एक। ठीक है ना? तो फार्मूला जनरलाइज हो गया, कहीं से कहीं प्रकाश कट जाए, कितने ही माध्यम हो, तो यहां से तुम इस फार्मूले का यूज करके तुम निकाल सकते हो, उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हो। ठीक है, और इस फार्मूले को इस रूप में निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में भी याद रख सकते हो। ठीक है, मिटा दें इसको, तो क्या जनरलाइज फार्मूला। एक सवाल करते हैं, सवाल है, तुम्हें दिया हुआ है जल का अपवर्तनांक। सवाल को पढ़ना ध्यान से सीखो। जल का अपवर्तनांक 4/3। तुम्हें दिया है कांच का अपवर्तनांक, वो दिया है 3/2, और पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो पहले कि क्या लिखा है मैंने, क्या मतलब है इसका, क्या ज्ञात करना है। ट्राई करने के बाद तब सॉल्यूशन देखो इसका। देखो, जल का अपवर्तनांक दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है, मतलब तुम्हें क्या दिया है? यन दिया है, किसका? डब्लू, जल का। लेकिन किसी के सापेक्ष नहीं बोल रहा है, तो जब किसी के सापेक्ष नहीं बोलता तो वो क्या होता? हवा के सापेक्ष होता है। यानी क्या दिया है तुमको? निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है। ऐसे ही कांच का अपवर्तनांक दिया है, ये भी कौन सा अपवर्तनांक? निरपेक्ष अपवर्तनांक एन जी दिया है।
लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जल के सापेक्ष पूछ रहा है, मतलब हवा के सापेक्ष नहीं, जल के सापेक्ष। तो मैंने कहा था ना किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष पूछेगा तो कौन सा अपवर्तनांक होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो ये हो जाएगा, क्या क्या मतलब ज्ञात करना है तुम्हें, ज्ञात करना है WNG, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, WNG पूछ रहा है। और WNG पूछ रहा है, इसका मतलब फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो WNG बराबर फार्मूला देखो ये है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग फार्मूला को रटो मत, क्योंकि फार्मूला देखो कंफ्यूज करता है ये बार बार, है ना। अभी पढ़ोगे 4 दिन तक याद रहता है, फिर फार्मूला कंफ्यूज करता है, तो उसको बार बार रटने की जरूरत नहीं। देखो WNG, तो बाद में G है तो अंश में G वाले को लिखो, और W पहले है तो हर में इसको लिखो, बाद वाले को हर में लिखो, अंश आगे वाले को पहले ऊपर लिखो। तो ANG ऊपर, ANW ऊपर, ये नहीं भूलेगा, ठीक है। यहाँ वाला ऊपर, यहाँ वाला नीचे, ANG ANW, देखो ये फार्मूला है, ठीक है। बस मान भर दो भाई। WNG, ANG का मान कितना है 3/2, ANW का मान कितना है 4/3। हल कर लो इसको, 3/3 2, 3/4, कितना हो जाएगा 9/8। तो WNG बराबर आ गया 9/8, ठीक है, 9/8 आ गया, याद रखना इसको। सवाल ये है, निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया था, सापेक्ष पूछ रहा था, इस तरह से निकाल दो, ठीक, मिटा दे रहे हैं। तो ये टॉपिक अपवर्तनांकों के बीच में संबंध यहाँ पे समाप्त हो गया, अपवर्तनांकों के बीच में संबंध। अगली हेडिंग है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन है ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन, ठीक। पार्श्विक विस्थापन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। जैसे मान लो कोई कांच का गुटका है ना, गुटखा खाने वाला नहीं है, ये कांच का गुटका है, कांच का गुटका है, ठीक है। और इस कांच के गुटके से, और कांच के गुटके की मोटाई मान लेते हैं चलो T है, T मोटाई का कांच का गुटका है, T मोटाई का कांच का गुटका है। कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित हुई, यहां पर हवा है, मान लेते हैं हवा है, चाहे पहला माध्यम कोई मान लो, चाहे हवा मान लो, ठीक है, हवा है। तो एक प्रकाश किरण हवा से आई, हवा से आकर कांच में प्रवेश की, तो क्या होगा, अगर कोई प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो विलंब क्यों झुकेगी, तो विलंब क्यों क्या हुई, झुक गई, ठीक है। थोड़ा सा इस चित्र को और स्पष्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अविलंब की ओर, इसको जाना कैसे था, ऐसे जाना था, ऐसे जाना था इसको, लेकिन हवा से कांच में जा रही है तो अविलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और ये अविलंब। फिर यहां पे हवा है, हवा से कांच, कांच से हवा, तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगी ना, है ना, अविलंब से दूर हटेगी। तो मैंने बताया अभी तुम लोगों को कि जो आपतित किरण और जो निर्गत किरण होती है वो क्या होती है, समांतर। तो ये हो गई आपतित किरण, और ये निर्गत किरण क्या होगी, समांतर। ये दोनों समांतर होती है हमेशा। और एक बात बताया तुम लोगों को अभी कि ये वही आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर होती हैं, और ये आपतन कोण और निर्गत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी बताया मैंने तुम लोगों को अभी, ठीक है। और ये वाला कोण R, तो ये वाला भी कोण कितना होगा, R होगा,
एकांतर कोण से बराबर होता है। ठीक है, एकांतर कोण से ये वाला कोण आर, ये वाला कोण भी कितना होगा, आर बराबर होगा, और ये निर्गत कोण हो गया। ठीक, तो पार्श्विक विस्थापन का मतलब क्या होता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत जो दूरी होती है, इस किरण और इस किरण के बीच की, इस किरण और इस किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है, इसी दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, और दिखाते हैं डी से। तो हमें ये ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस पर लंब डाल देंगे, यही ज्ञात करना, यही कहलाता है पार्श्विक विस्थापन। यानी आपतित किरण के तुलना में निर्गत किरण कितना विस्थापित हो गई है, कितना दूर चली गई है, आपतित किरण की तुलना में निर्गत किरण कितना दूर भाग गई है, यही कहलाता है पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन की डिफिनेशन देखो क्या लिखोगे, है ना, आपतित किरण तथा निर्गत किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी, लांबिक मतलब वही लंबवत, लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, है ना। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमें डी ज्ञात करना है, ये डी ज्ञात करना है, ये वाली दूरी, इसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो इसे कैसे ज्ञात किया जाए पार्श्विक विस्थापन को, ठीक है ना। तो पार्श्विक विस्थापन को ज्ञात करने के लिए बहुत बड़ा तोप नहीं चलाना है, बहुत सारी चीजें, एकदम आसान है ये। इसको बिंदु को चलो, इस वाले बिंदु को, आपतन बिंदु को ओ मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को चलो एन मान लो, और इसको चलो बी मान लो, इसको चलो यल मान लो। ठीक है, ओ एन बी यल, क्योंकि थोड़ा त्रिभुज दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी, त्रिभुज का नाम रखना पड़ेगा, त्रिभुज का नाम रखने के लिए बिंदु पता होना चाहिए। तो लिखेंगे सबसे पहले, है ना, वो हमें ज्ञात करना है, पार्श्विक विस्थापन ज्ञात करना है। तो पहले लिख लो यहाँ पे, माना टी मोटाई का कांच का टुकड़े, कांच माना टी मोटाई के कांच के टुकड़े से, टी मोटाई के कांच के टुकड़े से एक प्रकाश किरण आई कोण पर आपतित होकर, आई कोण पर आपतित होकर आर कोण से, आपतित होकर आर कोण से अपवर्तित हो जाती है। माना टी मोटाई के कांच के टुकड़े से एक प्रकाश किरण आई कोण पर आपतित होकर आर कोण से अपवर्तित हो जाती है ना। तो ठीक है, तो ये लगे, यहां पे एक चीज लिख लो, तो हवा से कहां जा रही प्रकाश किरण, कांच में, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक Ag बराबर होगा साइन आई बटे साइन आर, समीकरण नंबर 1। रहने दो इसको, ऐसा लिखा होगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसके भी। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर 1। अब देखो लिखेंगे त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ओ एन बी में, ओ एन बी में, ठीक है ना, ओ एन बी में।
त्रिभुज ओ एन बी में क्या होगा, त्रिभुज ओ एन बी में ये वाला कोण आर है और ये वाला कोण 90 अंश है, तो इस आर कोण के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ओ बी भुजा कर्ण होगी। आर इस वाले कोण के लिए ना सामने वाली भुजा बी एन लंब होगी, ओ एन आधार होगी और ये वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, ओ बी वाली जो भुजा है वो कर्ण होगी। त्रिभुज ओ एन बी में कॉस आर बराबर क्या होगा, कॉस आर, कॉस आर आधार बटे कर्ण, कॉस और आधार कौन सी भुजा होगी, ओ एन, और कर्ण कौन सी भुजा होगी, ओ बी, ओ एन बटे ओ बी, ओ एन बटे ओ बी। ओ एन क्या है, कांच की मोटाई, ओ एन यही ना है, ओ एन किसके बराबर है, कांच की मोटाई के बराबर। तो कॉस आर बराबर ओ एन का मान भर दो और ओ बी मान हमें नहीं पता है, वो भी ऐसे ही रहने दो। तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, कॉस आर बराबर टी अपान ओ बी, तो ओ बी को यहाँ कॉस को यहाँ, तो यानी कितना हो जाएगा, ओ बी बराबर टी बटे कॉस आर, समीकरण नंबर 2। तो ओ बी बराबर कितना हो गया, टी बटे कॉस आर। ठीक है, यहां तक करो, मिटाते हैं इसको, फिर आगे करते हैं। सही दिख रहा है वीडियो, सही चल रही है वीडियो। परिभाषा लिख लेना पार्श्विक विस्थापन की। देखो, तो ये हो गया ओ बी बराबर टी बटे कॉस आर। अब एक और त्रिभुज ले लेते हैं, चलो। अच्छा, ये वाला कोण देखो, सुनो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये वाला कोण कितना है, आई, ये वाला कोण क्या है, आर, तो ये पूरा कोण कितना होगा, यही वाली प्रकाश को इसको पीछे बढ़ाया है ना, इसी प्रकाश को पीछे बढ़ाया है ना, तो ये वाला कोण आई, तो ये वाला पूरा कोण कितना होगा, आई होगा। ये वाला कोण कितना है, आर, हमें ये वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण आई, ये वाला कोण आर, तो ये वाला कोण कितना, आई माइनस आर, आई माइनस आर। ठीक है, तो ये वाला कोण जो है आई माइनस आर, त्रिभुज ले रहे हैं ओबीएल में, त्रिभुज ओबीएल में, त्रिभुज ओबीएल में है ना, त्रिभुज ओबीएल में ले लो साइन, साइन आई माइनस आर, ये वाला कोण ले रहे हैं साइन आई माइनस आर, तो साइन आई माइनस आर के इस वाले कोण के लिए क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, कर्ण। तो साइन त्रिभुज ओबीएल में साइन आई माइनस आर बराबर, आई माइनस आर बराबर बीएल बटे ओबी, सॉरी बीएल बटे ओबी, और ये बीएल जो है वही तो है पार्श्विक विस्थापन डी के बराबर, ये बीएल ही तो पार्श्विक विस्थापन डी के बराबर है। तो बीएल बराबर क्या हो गया, डी, ओबी हमको नहीं पता, तो साइन आई माइनस आर बराबर बीएल का मान हो गया डी, ओबी का मान नहीं पता। अब यहां से फिर से ओबी निकाल लो, तो ओबी बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर लाओगे तो ओबी बराबर हो जाएगा डी बटे साइन आई माइनस आर, समीकरण नंबर 3। ठीक, यहां से भी ओबी निकाल लिया, त्रिभुज ओ एन बी से भी और त्रिभुज ओ बी एल से भी निकाल लिया मैंने ओबी का मान, और दोनों जगह से ओबी का मान आया है, तो दोनों को तुलना कर दें और तुलना करके क्या दिखा दें, बराबर, तो लिख देंगे समीकरण 2 व 3 की तुलना से, समीकरण 2 और 3 की तुलना करोगे तो ये वाला मान इसके बराबर हो जाएगा, है ना, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डी बटे साइन आई माइनस आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, टी बटे कॉस आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी बटे साइन आई माइनस आर का मान टी बटे कॉस आर के बराबर। हमें क्या निकालना है, पार्श्विक विस्थापन निकालना है, तो पार्श्विक विस्थापन में डी का मान निकालना है। ठीक है, और डी का मान निकल, इसका पक्षांतर कर दो इधर, तो डी का मान निकल जाएगा। इसको ना यहाँ लिख लेते हैं, चलो समीकरण नंबर 1 को यहाँ लिख लेते हैं, ए एन जी बराबर कितना है, साइन आई बटे साइन आर, समीकरण नंबर 1, इसको यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। देखो, तो हमें किसका मान निकालना है, डी का, इसका पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा साइन
आई माइनस आर, हाँ टी गुणे साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर, कॉस आर। तो डी का मान ये मिला, डी बराबर कितना होगा, पार्श्व विस्थापन गुण बराबर टी गुणे साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर। तो मेन तो फार्मूला यही है इसका, मेन फार्मूला यही है इसका, लेकिन ये फार्मूला मंजूर नहीं है। ये फार्मूला अप्लाई करना मतलब देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, टी साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर। हमें सारी चीजें बिल्कुल जो है चांदी के चम्मच में चाहिए होती है, पता है। तो हम इसको क्या करेंगे और इसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे, इस फार्मूले को देखने में आसान लगे, अप्लाई करने में आसान लगे, इसको हम और आसान बनाएंगे। देखो आसान कैसे बनाएंगे, अगर ये आपतन कोण का मान इतना तुम्हें दिख रहा है, आपतन कोण का मान और कम होता, अगर ये आपतन कोण का मान और कम होता, ऐसे होता आपतन कोण का मान, तो अपवर्तन कोण का मान बताओ क्या होता है, और कम होता ना। अपवर्तन कोण और इधर होता ना, तो आपतन कोण अगर जितना कम होता जाएगा अपवर्तन कोण उतना कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब प्रकाश के अवलंब की ओर झुकती चली जाएगी। तो लिखेंगे कि यदि आपतन कोण का मान बहुत छोटा है तो अपवर्तन कोण क्या होगा, बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर आपतन कोण का मान बहुत छोटा है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, लगभग जीरो के बराबर। तो आर का मान, अपवर्तन कोण आर का मान लगभग जीरो के बराबर, तो अगर आर का मान जीरो भरोगे तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1, ठीक है ना। ये बात देखो सीधे मैं लिख लाइन में लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग फील लो इस चीज का। अगर मैं आपतन कोण को कम करता जाऊंगा तो अपवर्तित किरण दबती चली जाएगी, आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान कम होता चला जाएगा। इसको मैं जितना कम करूंगा उतना कम होती चली जाएगी। तो अगर आपको आपतन कोण का मान बहुत छोटा हो तो अपवर्तन कोण का मान लगभग जीरो के बराबर, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है ना। और अगर अगर आई का मान जब बहुत छोटा होता है ना, तो आपतन कोण का मान जब बहुत छोटा होगा, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, यहां इसको उतार लो। चित्र का कोई काम है, रुक जाओ देखते हैं। यहाँ तो हो गया, तो स्टेप और बचा हुआ है। इस तरह कोई काम नहीं है, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 को रहने दो यहाँ पे। तो लिखेंगे यहां पर, यदि आपतन कोण अत्यंत कम हो, यदि आपतन कोण अत्यंत कम हो, बहुत कम हो, तो क्या होगा, तो साइन आई माइनस जो आर का मान है वो लगभग आई माइनस आर के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर ना थीटा का मान जब बहुत कम होता है, थीटा का मान जब बहुत कम होता है तो साइन थीटा का जो मान होता है ना वो लगभग थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा का जो मान होता है 1 के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना, जब थीटा का मान जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा का मान थीटा के बराबर, कॉस थीटा का मान 1 के बराबर, और tan थीटा का मान भी किसके बराबर, थीटा के बराबर होता है। ध्यान रखना इस चीज को हमेशा, त्रिकोणमिति में ये चीजें बहुत बार यूज होती हैं फिजिक्स के डेरिवेशन में छोटा करने के लिए इसको, ठीक है ना। और आगे यूज होंगी ये, जब तुम लोग पढ़ोगे विवर्तन वगैरह और व्यतिकरण, उसमें भी बहुत बहुत बार यूज होंगी इसे, ठीक है। तो साइन आई माइनस आर का मान जो है लगभग आई माइनस आर के बराबर, और कॉस आर का जो मान होगा वो 1 के बराबर। तो रख दो इसमें, तो रख दो। अतः डी बराबर क्या हो जाएगा, टी साइन आई माइनस आर का मान किसके बराबर हो गया, आई माइनस आर के बराबर, और कॉस आर का मान 1 के बराबर। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दिया हमने। तो ये हो गया डी बराबर टी आई माइनस आर, ये फार्मूला मिला। देख तो मेन फार्मूला देखो यही है, इससे निकल करके ये आया। अभी ये भी नहीं मंजूर है, अब देखो इसको किस रूप में लेकर के आते हैं, अपवर्तनांक के रूप में लेके आएंगे, अपवर्तनांक के रूप में n चाहिए हमको। टी इसमें से ना आई कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लो, तो आई कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, आई टी, है ना। आई कॉमन ले लोगे तो आई कॉमन ले लिया, तो आई में आई का भाग करो 1 मिलेगा, इधर भाग करोगे तो क्या मिलेगा, आर बाई आई। इसमें से आई में से आई कॉमन गया 1 मिला, लेकिन आर में से आई कॉमन हो तो आर बाई आई हो जाएगा, आर बटे आई हो जाएगा। अब आई का मान बहुत छोटा था, आर का मान भी बहुत छोटा था, तो काश के लिए तो आर का मान 1 हो गया,
लेकिन d बराबर आई टी 1 माइनस साइन आर बाई साइन आर, अरे आर बाई आई को मैं लिख सकता हूं साइन आर बटे साइन आई। ठीक है, बस देखो मिला जुला करके अपने मन की करने वाले हैं और हम लोगों को जो है क्या करने, बेवकूफ बनाने वाले हैं। तो आर बटे आई, तो जो आर बटे आई है मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन आर बटे साइन आई लिख दिया। क्यों लिखा? अभी मैंने कहा ना कि जब आई का मान जब बहुत छोटा होता है तो साइन आई का मान क्या हो जाएगा, लगभग आई के बराबर, और कॉस आर का मान 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने साइन आर लिखा हुआ है, आर जब आई का मान कम था तो आर का मान और कम हो रहा था। तो जब साइन आई का मान साइन आई के बराबर तो आर का मान भी क्या हो जाएगा, साइन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइन आर के बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखो साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना है, ए एन जी। अगर मैं कहूं कि साइन आर बटे साइन आई बराबर क्या होगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा ना बच्चों, है साइन आई बटे साइन आर बराबर ए एन जी, तो साइन आर बटे साइन आई बराबर ये उलट जाएगा 1 अपान ए एन जी। तो यहां पे लिखूंगा मैं डी बराबर आई टी 1 माइनस साइन आर बटे साइन आई की जगह पे लिख दूंगा 1 अपान ए एन जी, ये बनेगा फॉर्मूला 1 अपान ए एन जी। चाहे लिख सकते हो 1 अपान ए एन जी, वो मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एन ए लिख सकता हूँ। लेकिन जी एन ए लिखना थोड़ा सा वो होता है कि जी एन ए मतलब हवा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो हवा का अपवर्तनांक हम नहीं निकालते हैं, जब भी निकालते हैं तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। तो ये फॉर्मूला सही है, डी बराबर आई टी 1 माइनस 1 अपान ए एन जी। तो यहां तक ला करके छोड़ेंगे, अपवर्तनांक तक ला करके छोड़ेंगे। लेकिन कभी कभी सवाल लगाने के लिए भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये भी होता है। ये फॉर्मूला कब यूज करना, जब आपतन कोण अपवर्तन कोण बड़ा बड़ा होगा तब ये फॉर्मूला यूज करना। जब आपतन कोण अपवर्तन कोण छोटा छोटा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। और जब अपवर्तनांक दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अपने कन्वेंशन के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार सब चीजें यूज करते हैं। तो ये हो गया पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो 2 टॉपिक जो हम लोगों ने कवर कर लिया और वीडियो भी करीब 1 घंटे 2 मिनट की हो गई है, तो मतलब काफी बड़ी हो जाएगी। इसमें जिसका एग्जाम्पल अपवर्तन का एग्जाम्पल रह गया। ठीक है, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई का जो फार्मूला है वो रह जा रहा है अगली क्लास के लिए, और पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो इतनी जो टॉपिक है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, तो पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है ना। और बोर्ड पेपर बहुत पास में आ गया है, पढ़ाई करते रहो, पीछे की चीजों को रिवाइज करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और केवल ये बोर्ड का क्लास ही केवल तुम लोगों का लाइफ नहीं है ना, आगे की भी लाइफ है। और आगे की लाइफ जो है किस पर निर्भर करती है, आगे की लाइफ जो प्रेजेंट निर्भर करती है कि आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो आपने आज पे ध्यान दो, कल को तो हम लोग सुधार लेंगे, लेकिन आज पे ध्यान देंगे तब कल सुधरेगा, ठीक है। कल सुधरने का मतलब वही है ना, नल सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं हम, अपनी भविष्य सुधारने की बात कर रहे हैं। और अपने वर्तमान को ध्यान दो, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत दूर तक सोच करके नहीं चलना चाहिए कि नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज को ही ध्यान दो कि आज कैसा चल रहा है मेरा, आज मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, आज मैंने क्या किया, आज अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मैंने आज क्या किया, ठीक है। तो जो लोग आज के बारे में सोचते हैं ना वो आगे जरूर जाते हैं। तो अपने आज के बारे में सोचो। लोग भूतकाल के बारे में सोचते हैं कि मैंने क्या किया, और भविष्य के बारे में सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, अपनी लाइफ को मैं कहाँ देख रहा हूँ, लेकिन अपने वर्तमान को नहीं देखते कि वर्तमान में क्या कर रहा हूँ। तो जो आपका भूत है वो तो खत्म ही हो चुका, लेकिन जो भविष्य है वो आपके आज पर निर्भर करता है। तो आज क्या कर रहे हो, ये चीज जो है डेली अपना एनालाइज करो आप लोग कि अपने बेहतर भविष्य के लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, अगली वीडियो जो है अब आएगी। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।